नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम दोस्तों ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बोर्ड के ऊपर लिख लेते हैं कि हम कौन से टॉपिक के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो अपने आज ट्रांसफार्मर के बारे में दोस्तों जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर क्या होता है उसका डेफिनेशन के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद एडवांटेजेस, ट्रांसफार्मर के डिसएडवांटेजेस, उसके बाद वो कहाँ यूज होता है, उसके प्रकार क्या है और उसके अलग अलग जानकारी उसके बारे में लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम उसके डेफिनेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों ये ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में काम आता है। तो सबसे पहले हमने अभी इस बोर्ड के ऊपर हमने कुछ दोस्तों ट्रांसफार्मर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमने कुछ ट्रांसफार्मर लिए हैं। उसके अंदर फिर इसके बाद में हमने कोर लिया है जिसमें वाइंडिंग किया है, जो वाइंडिंग में यूज आने वाली वायर है उसको लिया है। बाद में ये 3-4 प्रकार के हमने ट्रांसफार्मर लिए हैं और ये कुछ चार्जर लिया है। तो हमने चार्जर क्यों लिए है दोस्तों, आपको बताने के लिए कि आपके घर में आप मोबाइल चार्ज करते हैं या फिर लैपटॉप, उसका जो चार्जर रहता है उसके अंदर आपने ट्रांसफार्मर को देखा होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ट्रांसफार्मर है। वैसे ही आपके लैपटॉप के चार्जर में भी ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो ये कुछ स्टेप अप स्टेप डाउन प्रकार के हमने ट्रांसफार्मर लिए। तो अब आगे हम और ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों अब हम ट्रांसफार्मर के अंदर क्या यूज होता है उसके बारे में पहले जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कोर और उसके बाद वाइंडिंग, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने लिया है दोस्तों ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर है और उसके ऊपर जो प्लेट है, उसके बाद जो उसके जो कोर रहता है अंदर, जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है उसको लपेटा हुआ कोर कुछ इस प्रकार का भी रहता है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसे हम कोर कहते हैं। तो वो कोर के बारे में हम जानकारी लेंगे। आप देख सकते हैं हमने आपको प्रॉपर बताने के लिए एक कोर भी लिया है। आप देख सकते हैं इसे हम कोर कहते हैं। ये ब्लैक कलर में है और ये कोर के ऊपर आप देख सकते हैं जिसपे वाइंडिंग हमने लपेटा हुआ है। और ये ट्रांसफार्मर के अंदर आपको अभी इसके अंदर है जो कोर रहता है, मगर वो आपको हम बता नहीं सकते। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि वाइंडिंग लपेटा हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो बोर्ड के ऊपर हम पहले लिख लेते हैं कि अब हम कोर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जानकारी लेंगे। तो कोर क्या होता है दोस्तों, कोर ये देख सकते हैं आप, कोर भी लिया है। आप देख सकते हैं इसे हम कोर कहते हैं। ये ब्लैक कलर में है और ये कोर के ऊपर आप देख सकते हैं जिसपे वाइंडिंग हमने लपेटा हुआ है। और ये ट्रांसफार्मर के अंदर आपको अभी इसके अंदर है जो कोर रहता है, मगर वो आपको हम बता नहीं सकते। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि वाइंडिंग लपेटा हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो बोर्ड के ऊपर हम पहले लिख लेते हैं कि अब हम कोर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जानकारी लेंगे। तो कोर क्या होता है दोस्तों, कोर ये देख सकते हैं आप, मैंने ट्रांसफार्मर रखा है। कोर ये मेटल से बना होता है और वो कोर होता है वो सॉलिड मटेरियल से नहीं बना होता, क्योंकि उस प्लेट में ईडी करंट का लॉस उत्पन्न होता है। इसके वजह से वो सॉलिड मटेरियल से नहीं बना होता। जो प्लेट्स होता है वो अलग अलग प्लेट्स एक एक ज्वाइन करके एक कोर बनाया जाता है। तो सॉलिड मटेरियल ना होने के कारण क्या होता है, एडी करंट रहता है, वो जो लॉस कम होता है। उसके साथ ही लॉस कम होने के लिए हम इसमें वार्निश का इस्तेमाल करते हैं। जो एक कोर है एक एक साथ जो एक एक प्लेट रहता है, कभी आपने बचपन में या फिर ITI में वगैरह आपने इस ट्रांसफार्मर को खोला भी होगा। जब आप इसको खोलते हैं तो एक एक प्लेट ये सेपरेट होता है। तो उसके अंदर का गैप रहता है, उसके वजह से ईडी करंट लॉस हो सकता है। उसके वजह से ट्रांसफार्मर में कुछ खामियां भी आ सकती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें वार्निश का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो येलोइश जो केमिकल है वो वार्निश है। उसके वजह से क्या होता है, जो गैप रहता है इसमें का वो पूरे तरीके से बंद हो जाता है। ईडी करंट रहता है, ईडी करंट लॉसेस से जो दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं अपने ट्रांसफार्मर में वो कम हो जाते हैं। इसकी वजह से आज हमने अभी कोर के बारे में जानकारी ली। उसके बाद हम वाइंडिंग के बारे में जानकारी लेंगे।
आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर वाइंडिंग है, कुछ इस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है दोस्तों कोर के ऊपर। तो हम बोर्ड के ऊपर अभी लिख लेंगे कोर लिख लिया। सेकंड दोस्तों हम देखेंगे वाइंडिंग। तो अब हम देखेंगे वाइंडिंग के बारे में जानकारी लेंगे। आप देख सकते हैं ये कोर है, ये आप देख सकते हैं ये ओपन वाला कोर है। कोर के ऊपर वाइंडिंग किया है। ट्रांसफार्मर के अंदर आपको दिखेगा नहीं प्रॉपरली क्योंकि ट्रांसफार्मर ये पैक है पूरा। आप अगर ट्रांसफार्मर को खोलेंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा कि इसके अंदर वाइंडिंग है। तो उस वाइंडिंग के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो दोस्तों वाइंडिंग मीन्स क्या दोस्तों? वाइंडिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? कॉपर का तार होता है जो ट्रांसफार्मर के ऊपर कॉपर की संरचना की जाती है, उसे हम वाइंडिंग कहते हैं। और इस वाइंडिंग की परत लगाने के पहले इसमें इंसुलेटर पेपर कोर पे लगा दिया जाता है। फिर फर्स्ट वाइंडिंग कॉपर के धातु की कोर के ऊपर की जाती है और वाइंडिंग की लेयर की जाती है। उसके ऊपर हम अगर वाइंडिंग ज़्यादा करेंगे तो वो स्टेप अप, वाइंडिंग कम तो स्टेप डाउन ट्रांसफर होता है। तो बाद में हम स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे दोस्तों इस वीडियो में। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में हमने आपको बताया। तो स्टेप अप मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्टेप अप आप देख सकते हैं। अब स्टेप अप मीन्स क्या? जो 230 आप जब किसी ट्रांसफार्मर को हम 230 वोल्ट इनपुट देंगे तो आउटपुट में 230 वोल्ट से ज़्यादा, यानी कि इनपुट में 230 वोल्ट से ज़्यादा वो अगर आपको आउटपुट दे रहा है तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। और उसके बाद स्टेप अप स्टेप डाउन किसे कहेंगे? इनपुट हम 230 दे रहे हैं 230 वोल्ट और 230 वोल्ट से आउटपुट में कम जहां वोल्टेज आएगा उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। इसे आपने आपके कॉलेज में या फिर ITI क्लासेस में भी आपको ये कॉमन कॉन्सेप्ट रहता है इजीली कि स्टेप अप मतलब इनपुट में 230 देंगे तो 230 से ज़्यादा, आउटपुट में 230 वोल्ट देंगे तो 230 वोल्ट से ज़्यादा। और जो ट्रांसफार्मर रहता है दोस्तों वो कभी भी AC वोल्टेज में ही काम करेगा, DC वोल्टेज में ट्रांसफार्मर कभी भी वर्क नहीं करेगा। और स्टेप डाउन में क्या होगा दोस्तों? आप अगर इनपुट में 230 वोल्ट दे रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग में तो सेकेंडरी वाइंडिंग में या कि उसके आउटपुट में 230 वोल्ट से कम आउटपुट आपको प्राप्त होगा। अब हम ये ट्रांसफार्मर उसके बाद ये स्टेप अप और स्टेप डाउन है तो वो कैसे कम ज़्यादा करेगा वोल्टेज को, वो डायग्राम के सहारे भी हम अब देख लेंगे। स्टेप अप उसके बाद में स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में क्या होएगा? प्राइमरी वाइंडिंग लेस और सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों मोर, यानी कि ज़्यादा। और स्टेप डाउन में वाइंडिंग क्या होगी? प्राइमरी वाइंडिंग मोर यानी कि ज़्यादा और सेकेंडरी वाइंडिंग लेस, यानी कि हम जिस ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग लेस होएगी और सेकेंडरी वाइंडिंग मोर होएगी तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब हम इसे एक डायग्राम के सहारे भी आपको बताएंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो स्टेप अप में क्या रहेगा दोस्तों? प्राइमरी वाइंडिंग है वो कम रहेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग उससे ज़्यादा रहेगी, तभी हम इसे कहेंगे दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम किसे कहेंगे दोस्तों? जब प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा रहेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग कम रहेगी तब हम उसे कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसमें हम स्टेप अप में आप अगर इनपुट में दोस्तों अगर 230 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट में आपको सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दोस्तों 230 से कभी भी ज़्यादा आएगा, यानी कि 230 से ज़्यादा मतलब 250 या फिर 300 उससे ज़्यादा, तभी हम उसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम किसे कहेंगे दोस्तों? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे जब हम 230 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं प्राइमरी में, तब सेकेंडरी में दोस्तों सेकेंडरी में वोल्टेज कभी भी 230 वोल्ट से AC 230 वोल्ट से कम रहेगा, यानी कि 200 या फिर 150 वोल्ट, तभी हम उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे।
तो दोस्तों अब हम ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मगर उसके पहले हम दोस्तों ये हमने कुछ ट्रांसफार्मर लिया है, उसका डायग्राम हम बोर्ड पे हम निकाल के लेंगे। तो ये उसका कोर है ट्रांसफार्मर का। ये ट्रांसफार्मर का कोर है जो उसका प्लेट्स रहता है दोस्तों। ये उसका कोर हमने ड्रॉ करके लिया है। उसके बाद में ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमने सेकेंडरी वाइंडिंग ड्रॉ करके ली है। यहाँ पे हम देंगे इनपुट 230 वोल्ट AC। यहाँ पे आएगा दोस्तों आउटपुट सेकेंडरी कॉइल और ये है दोस्तों प्राइमरी कॉइल। तो हमने ट्रांसफार्मर का दोस्तों ये डायग्राम अब हमने ड्रॉ कर लिया है। तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स जब इस कॉइल में ये जो कॉइल हमने ड्रॉ की है, जो ये वाली आप देख सकते हैं, ये जो कॉइल ड्रॉ की है, तो इस कॉइल में जब करंट फ्लो होएगा, आप देख सकते हैं हमने जो 230 वोल्ट दिया है, जब इसमें ये फ्लो होएगा तो वो करंट फ्लो होगा तो उसमें बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। उसमें क्या बनेगी दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो यहाँ पे जब ट्रांसफर होगी AC सिग्नल, हमने AC वोल्टेज दिया है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कॉइल के अंदर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कॉइल में जाएगी। तो वो जाएगी दोस्तों सेकेंडरी कॉइल में वो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। जो ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है वो बदलेगा, उसके कारण कॉइल में EMF निर्माण होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निर्माण होने के कारण उसमें वोल्टेज जनरेट होगा। तो वो वोल्टेज कम और ज़्यादा कैसे होगा वो देखेंगे। तो स्टेप अप मीन्स क्या होगा दोस्तों? जब हम स्टेप अप करेंगे तो उसमें आपको आउटपुट कभी भी ज़्यादा मिलेगा और स्टेप डाउन कंडीशन में आपको आउटपुट कम मिलेगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करने के लिए जो एक कैलकुलेशन होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग और VS अपॉन VP, यानी कि पोटेंशियल सेकेंडरी और पोटेंशियल इन प्राइमरी, और इसमें करंट कितना है इनपुट इन प्राइमरी और करंट इन सेकेंडरी, करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग और करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने ये जो कैलकुलेशन किया है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा ट्रांसफार्मर में, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है वहाँ करंट कम होता है, ट्रांसफार्मर में। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है। उसके बाद करंट कम होता है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। और दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, जब किसी वायर में करंट होता है वो वहाँ बनती है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वहाँ पे जिस वायर में करंट जाएगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यहाँ पे AC करंट है जिसमें वैल्यू और उसका डायरेक्शन होता है। AC करंट होगा जिस डायरेक्शन में, वहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू और उसका डायरेक्शन हर बार चेंज होता है AC करंट में। हमारे घर में दोस्तों कौन सा सप्लाई आता है? तो हमारे घर में आता है AC सप्लाई आता है। तो उसमें क्या होगा, हमारे घर में जो करंट आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब 1 सेकेंड में वो 50 बार पॉजिटिव डायरेक्शन में और 50 टाइम्स निगेटिव डायरेक्शन में चेंज होती है। यानी कि अपना डायरेक्शन होता है वो 1 सेकेंड यानी 31 मिनट्स में आपका डायरेक्शन 100 बार चेंज होते रहता है इस प्रकार में। तो दोस्तों ये 100 टाइम्स 50 टाइम्स पॉजिटिव 50 टाइम्स नेगेटिव टाइम्स चेंज होने के कारण जो करंट हमने लगाया है वो बार बार चेंज होता रहेगा। और जो करंट
चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड करंट चेंज के कारण बार बार चेंज होगी। और जो ट्रांसफार्मर में जो सॉफ्ट आयरन, ये जो सॉफ्ट आयरन दोस्तों यूज होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ऑब्जर्व करके लेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो मूव होती रहती है प्राइमरी से सेकेंडरी में, उसके अंदर वो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ऑब्जर्व करके ले लेगा और वो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड को प्राइमरी से सेकेंडरी में लेके जाएगा। तो ये फैराडे का जो लॉ रहता है उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। मतलब वायर सेकेंडरी वायर से अटैच नहीं होता, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्राइमरी से सेकेंडरी में मूव होता है। किसी वायर के द्वारा इसे मूव नहीं होता, वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो अपना जो वोल्टेज है वो म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा प्राइमरी से सेकेंडरी में मूव होगा। और हमने प्राइमरी में जो वोल्टेज दिया है वो सेकेंडरी में मूव हुआ और अपने को आउटपुट मिलेगा स्टेप अप में ज्यादा और स्टेप डाउन में कम। इस प्रकार हमें वोल्टेज मिलेगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो इस कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होएगा और उसके द्वारा आपका जो इनपुट वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज में वो जो करंट है आपका वोल्टेज है वो ट्रैवल करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया। तो इसका जल्दी हम सेकंड पार्ट जल्द आपको हम शेयर करेंगे।